सामने ख़वातीन और हज़रात, चैनल पे वापस आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। एक और दिल की बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2 हफ़्ता पहले पाकिस्तान में एक खबर आई कि स्काई 47 के नाम से एक डेटा सेंटर पाकिस्तान में ओपन हुआ है। और चूँकि पूरी दुनिया में एक चर्चा चल रहा है डेटा सेंटर्स का और एआई का, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ़ ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी हुआ, बट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन भी हुई, बहुत ज़्यादा डिबेट्स भी हुई। और उसी के साथ-साथ जैसे ही ये खबर आई, तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के ऊपर मैंने देखा कि बड़े अच्छे पढ़े-लिखे, सुलझे हुए लोग ये कहना शुरू हो गए कि जी पाकिस्तान में डेटा सेंटर नामंजूर, और ये जो है ना हमारा पानी पी जाएँगे, ये हमारा जो बिजली का निज़ाम है उसको तबाह कर देंगे। और लिटरली मैंने एक साहब को पर्टिकुलरली देखा जो कि एआई एजेंट्स के ऊपर काम करते हैं, एआई की सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, और उन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर लगा ली। उन्होंने कहा जी से नो टू डेटा सेंटर्स इन पाकिस्तान, और उसके ऊपर वो ज़ाहिर है जो अपनी कमेंट्स भी कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि हमारा सारा पानी ये पी जाएगा। अब मैं आपको पहले तो सीधा-सीधा बता दूँ कि ये जो नैरेटिव है पूरा पानी वाला, ये पाकिस्तानी नैरेटिव नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसमें हम अमेरिका से एक नैरेटिव को सुनते हैं, स्क्रॉल करते हुए ऑनलाइन कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, और उसको हम पाकिस्तान में आके एज़ इट इज़ घोल-मिला के पिलाना शुरू कर देते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि बात गलत नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि एक डिफरेंट रीजन का, एक डिफरेंट सिचुएशन का, एक डिफरेंट सर्कमस्टांस का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उसके ऊपर जो नैरेटिव है, उसको आप डायरेक्टली पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और चूँकि ये बहुत सारी और चीज़ों पे होता रहा है, जिसके ऊपर आपका भाई कुछ नहीं बोलता, और उसके ऊपर बहुत सारे और पब्लिक स्पीकर्स भी हैं जो कि सुबह-शाम पाकिस्तान में चीज़ें फिट करने की कोशिश करते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होती। लेकिन एआई, डेटा सेंटर, ये शायद आपके भाई का सब्जेक्ट है, दिल के करीब है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर घुसा जाए और आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में जाकर नंबर्स के साथ देखा जाए कि क्या ये नैरेटिव वाक़ई दुरुस्त है, और अगर ये दुरुस्त नहीं है, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से ये नैरेटिव एप्लीकेबल हो सकता है, और एक्चुअल जो नंबर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। स्काई 47 एक डेटा सेंटर है जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में ओपन हुआ है। 8.5 मेगावाट इस वक्त इसकी करंट कैपेसिटी है। इसको स्केल अप करके ये कह रहे हैं कि 50 मेगावाट्स तक ले जाया जा सकता है। द डेटा सेंटर इटसेल्फ इज ओन्ड बाय मारी एनर्जीज लिमिटेड, जो कि ओजीडीसीएल, फौजी फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन करती है। तो अफेक्टिवली ये जो डेटा सेंटर है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है और पाकिस्तान फ़ौज का है, जो कि आपको पता है कि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ओन करते हैं, तो ये भी उसको एक ओन करते हैं। और इसका एक ज़्यादा शोर इस वजह से मचा क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको ओन किया, उसमें आर्मी चीफ गए हुए थे, उसकी तस्वीरें हर जगह के ऊपर थी। दिस इज़ नॉट पाकिस्तान्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर, दिस इज़ नॉट इवन पाकिस्तान्स फर्स्ट डेटा सेंटर। इससे पहले डेटा वॉल्ट के नाम से लास्ट ईयर एक डेटा सेंटर ओपन हो चुका है, जो कि टेलीनॉर के साथ कोलैबोरेशन के साथ ओपन हुआ। गुल अहमद ने एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर जो है वो ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, $250 मिलियन का गालिबन, जो कि इस वाले से बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट अगेन ये मीडिया हाइप ऐसी इसकी बन गई कि ये नैरेटिव आ गया। और साथ ही मैं इसमें ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि स्काई 47 लार्जली जो डेटा सेंटर इटसेल्फ है, उसकी रिक्वायरमेंट हमें इस वजह से आई क्योंकि पाकिस्तान में सॉवरेन एआई, जिसके बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा, और आगे 4 एपिसोड्स मैंने प्लान की हुई हैं, जिसमें हम डिटेल में जाएँगे। लेकिन सॉवरेन एआई की रिक्वायरमेंट पड़ी क्योंकि जब लास्ट ईयर हमारी जंग हुई इंडिया के साथ, तो उसके अंदर एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। और ज़ाहिर है कि हम अगर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इंटरनेशनल जो डेटा सेंटर्स हैं, उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। जिसकी वजह से अगर आपको ज़ाहिर है कि ऑलरेडी छुरियाँ तेज़ हो रही हैं कि जी पाक फ़ौज तो हर बिज़नेस में घुसी होती है। तो इसके अंदर जो है ना, पाक फ़ौज की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, दे आर अ कस्टमर ऑफ डेटा सेंटर्स एज़ वेल, पाकिस्तान एयर फोर्स पर्टिकुलरली। और दुनिया भर में भी जब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, तो ख़ासकर अमेरिका के अंदर, तो अमेरिकन मिलिट्री हैज़ ऑलवेज़ बीन द फर्स्ट कस्टमर फॉर दीज़ टेक्नोलॉजीज़, एंड इवेंचुअली वो मेनस्ट्रीम के अंदर आती है। तो पर्सनली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द मिलिट्री इन्वेस्टिंग इन दिस, बट आपको ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए। दिस इज़ नॉट फ्री मार्केट, प्राइवेट सेक्टर गेटिंग इनटू दिस राइट नाउ, बट प्राइवेट सेक्टर सिमल्टेनियसली इसके अंदर घुस रहे हैं। हैविंग सेड दैट, 8.5 मेगावाट का ये डेटा सेंटर है। और अगर आपको डेटा सेंटर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, आप नॉन टेक्निकल आदमी हैं, तो बड़ा एक इसका जो है ना, एक टेक्निकल किस्म का एक हवा बनी हुई होती है। फ़िल्मों के अंदर दिखाया जाता है कि डेटा सेंटर्स होते हैं बड़े टेक्निकल किस्म के, कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट फॉर अ लेमैन, इट्स लिटरली जस्ट कंप्यूटर्स स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, और रैक्स ऑफ कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। बस फ़र्क ये है कि उसके अंदर ज़ाहिर है उसकी जितने सारे कंप्यूटर्स जब आप इकट्ठे रख लें, आप जब लैपटॉप अपने लैप के ऊपर रखते हैं, वो ऑलरेडी कितना गर्म हो जाता है, खासकर अगर आप कोई हैवी कंप्यूट इंटेंसिव काम कर रहे हो। तो इमेजिन करें कि थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स वन ओवर द अदर रैक्स के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो कमरा या वो ओवरऑल जो डेटा सेंटर है वो कितना गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर एक उसकी कूलिंग की रिक्वायरमेंट आती है, जिसकी वजह से पानी की कॉन्वर्जेशन आती है। और ये डेटा सेंटर्स जो हैं वो अब इस वजह से इंपॉर्टेंट हो रहे हैं क्योंकि वो हमारी इंटेलिजेंस को रन कर रहे हैं। अगेन मैंने पहले एक वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है कि हमारी जो इकोनॉमी है, उसकी एक बेसिक सी इक्वेशन है,
कोई भी इकोनॉमी इंटेलिजेंस, लेबर, रॉ मटेरियल और एनर्जी पे मुश्तमिल होती है। इंटेलिजेंस हिस्टोरिकली पूरी दुनिया के अंदर एक बॉटलनेक रहा है। जितना ज़्यादा हम अपने लोगों को पढ़ाएँगे, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस में इज़ाफ़ा होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान इतना ईज़िली पॉपुलेट नहीं करता। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू मेक अ ह्यूमन, एजुकेट अ ह्यूमन। तो इंटेलिजेंस हैज़ ऑलवेज़ बीन अ बॉटलनेक। अब इंटेलिजेंस पोटेंशियली एकदम से स्केल होने वाली है और उसकी वजह से हमारे लोगों को पढ़ाना आसान हो जाएगा, हमारे हॉस्पिटल्स को रन करना आसान हो जाएगा, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना आसान हो जाएगी, हमारे बिजनेस को रन करना आसान हो जाएगा, जस्टिस प्रोवाइड करना थियोरेटिकली आसान हो जाएगा। पाकिस्तान में वो होता ही नहीं होता, लेकिन जो इंटेलिजेंस इटसेल्फ है, इट कैन गिव अस अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो इसकी वजह से जाहिर है कि लोग अब पूरी दुनिया के अंदर धड़ाधड़ डेटा सेंटर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी अभी हम अर्ली स्टेजेस के ऊपर हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे हम बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट देर आए दुरुस्त आए, हम शुरू तो कर रहे हैं। जिसकी वजह से जाहिर है एक नैरेटिव ये ऑलरेडी आ गया है। मैं नहीं चाहता कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एज एन इंडस्ट्री, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, तो ये नैरेटिव एकदम से फैल जाए और लोगों को फिर पता ना हो कि अंडरलाइंग फैक्ट्स हैं क्या, और वो इसके ऊपर जो है ना ड्राइंग रूम्स में बैठ के बड़े बड़े क्लेम्स करें। तो इट्स ऑलवेज गुड कि हम उसको पहले ही डिटेल में डिस्कस कर लें। अगेन मैं ये नहीं कह रहा, ब्लैक एंड वाइट नहीं कर रहा कि वो सब लोग गलत हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लाना बड़ा ज़रूरी है। खैर ये क्लेम एग्जैक्टली आया कहाँ से? अगेन ये अमेरिका से शुरू हुआ। मैंने डिटेल इसकी बैकग्राउंड रखा हुआ है। अमेरिका के अंदर एसोसिएटेड प्रेस की ये सबसे पहली कहानी थी। आयोवा का एक स्मॉल टाउन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटा सेंटर था जिसने बहुत ज़्यादा पानी खींचा। एग्जैक्टली कितना खींचा? 11.5 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर एक महीने में उन्होंने खींचा। अब जाहिर है जब 11.5 मिलियन गैलन्स आप सुनते हैं लीटर्स के अंदर, तो ये तकरीबन कोई 40-45 मिलियन लीटर बन जाता है। तो आपके दिमाग में आता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पानी है, नंबर भी बहुत बड़ा है। और दुनिया भर में भी ऐसा ही होगा। इस नंबर को सुन के एकदम से लोग बड़े ज़्यादा परेशान हो गए और ये खबर पूरी दुनिया में फैल भी गई। अच्छा, उसी के साथ साथ फिर एक स्टडी आई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, जो कि उसके अंदर एक खबर या एक लाइन ऐसी थी जो कि आप सब लोगों ने शायद सुनी भी होगी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जी एक एआई मॉडल जो चैट जीपीटी 3 गालिबन था, उसको ट्रेन करने के लिए तकरीबन कोई 7 लाख लीटर्स ऑफ वाटर इस्तेमाल हुआ। और हर कॉन्वर्सेशन जो आप चैट जीपीटी के साथ करते हैं, वो तकरीबन 1 लीटर ऑफ वाटर जो है ना वो कंज्यूम करती है। यानी कि आपने 2 मिनट चैट जीपीटी से बात की और वो जो है ना 1 लीटर पानी जो है वो एआई पी गया। अब जाहिर है जब उसको लोग सोचते हैं, वो कहते हैं यार पता नहीं टॉक्सिसिटी हो रही है, पानी जो है वो किस तरीके से कंज्यूम हो रहा है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो पानी की कंजम्पशन की बात हो रही है, ये सिर्फ कूलिंग के लिए बात हो रही है। और जब इतने ज़्यादा ये जो कंप्यूटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रहे होते हैं, तो इसके अंदर डायरेक्टली जब पानी डलता है, पानी इवेपोरेट होता है। तो जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है और साइंस को शौक है, उनको पता होगा कि जब पानी इवेपोरेट होता है तो वो जो हीट होती है उसको लेके डिसिपेट हो जाता है, वो हीट को ट्रांसफ़र करता है और वो जो चीज़ होती है जिससे वो पानी कनेक्टेड होता है इवेपोरेशन से पहले, वो ठंडी हो जाती है और पानी हीट लेकर बाहर निकल जाता है। खैर ब्लूमबर्ग ने लास्ट ईयर एक इन्वेस्टिगेशन रन की। 2/3 ऑफ द न्यू डेटा सेंटर्स जो अमेरिका में बन रहे हैं, वो वाटर स्कार्स एरियाज़ में बन रहे हैं और ऐसी जगह पे बनाए जा रहे हैं जहाँ पे पानी की किल्लत बढ़ती चली जा रही है। तो ज़ाहिर है उन इलाकों में जहाँ पे डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, उसके लिए वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। वहाँ पर ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं और पानी को खींच रही हैं, उसकी वजह से लोकल इलाका मकीन को मसला हो रहा है, जिसकी वजह से वो खबरें जनरेट कर रहे हैं। अभी आप ये याद रखना है कि ये तमाम खबरें जो जनरेट हुई हैं, ये सारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से हुई हैं। यूरोप में डेटा सेंटर बन रहे हैं, पानी का मसला आपने नहीं सुना। इंडिया में बन रहे हैं, पानी का मसला आपने नहीं सुना। मिडल ईस्ट में बन रहे हैं, पानी का मसला आपने नहीं सुना। और ये अगेन हमेशा एक पैटर्न पाकिस्तान में रहा है। मैंने स्टार्ट में भी ये बात बोली कि अमेरिका में कोई चीज़ होती है, हमारे लोग उसके ऊपर तहकीक नहीं करते, उसको लोकली कॉन्टेक्चुअलाइज़ नहीं करते और फिर उसके ऊपर जो है ना एक पूरा नैरेटिव शुरू कर देते हैं। अच्छा वो लोग करते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, कोई मसला नहीं है। होता ये है कि फिर मैसेज उसके ऊपर शुरू हो जाती हैं और फिर 20 साल बाद हमारे पाकिस्तान में जब डेटा सेंटर्स नहीं होंगे और पूरी दुनिया आगे जा चुकी होगी, तो हम सर खुजा रहे होंगे कि यार उस टाइम के ऊपर हमारे बड़ों ने पता नहीं क्या किया कि उन्होंने डेटा सेंटर्स नहीं बनाए। भाई जो बड़े तो चले बनाए ना बनाए, आप लोग जो हैं वो कम से कम अपनी सिमत दुरुस्त रखें, अपना तहकीक पूरी रखें, ताकि नैरेटिव सही हो। उसकी वजह से फिर पॉलिटिशियंस ने जो रिएक्ट करना है वो भी सही तरीके से करें। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन 3-4 दिन पहले एक खबर डॉन में शाया हुई, खबर कह लें या ओपिनियन पीस कह लें, जिसमें उन्होंने बताया कि जी एआई अब पाकिस्तान में आ रहा है और हमें इसके बारे में बड़ा परेशान होना चाहिए, क्योंकि एक बिजली का मसला है, ग्रिड का मसला है, जो कि स्ट्रेस में आ सकता है अगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर्स बन जाएँ। और साथ ही उन्होंने पानी का बताया कि जी पाकिस्तान एक वाटर स्कार्स नेशन है और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं जो परेशानी है वो मैं समझ सकता हूँ। पाकिस्तान एक वाटर स्कार्स नेशन वाक़ई है, पानी का हमारा मसला वाक़ई है और चूँकि हम सुबह-शाम उसको डील करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास रनिंग वाटर नहीं होता पाकिस्तान में। बहुत सारे लोगों का पानी की लोड शेडिंग होती है, उनको वाटर फ़िल्ट्रेशन प्लांट जाना पड़ता है, साफ़ पानी एक्वायर करने के लिए। तो वो सोचते हैं, वो कहते हैं यार अगर हमारे पास डायरेक्टली पानी इतना अवेलेबल नहीं है,
तो डेटा सेंटर मज़ीद पानी खा जाएगा तो हमारी ज़िंदगी शायद मज़ीद ख़राब होगी, और उनको लगता है कि डेटा सेंटर आकर के 10, 15, 20% ऑफ पाकिस्तान वाटर ले जाएगा, तो ये तो ज़ाहिर है बड़ा नुकसानदेह होगा। अब आयरलैंड की मिसाल अगर आप लें, जो डॉन के आर्टिकल में भी थी, तो 24% ऑफ आयरलैंड्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सारी की सारी डेटा सेंटर्स में जा रही है। और ज़ाहिर है जब आप इसको एज़ इट इज़ सुनते हैं तो आपको एक बड़ी परेशान कुन बात लगती है कि यार ये तो जिस तरफ हम जा रहे हैं, तो क्या एक वो रोबोटिक सा वर्ल्ड रह जाएगा और एक डिस्टोपिया क्रिएट हो जाएगा और सारी बिजली डेटा सेंटर्स ले जाएंगे और हमारे पास लोड शेडिंग रहेगी और पानी की लोड शेडिंग रहेगी, तो ये क्या होगा? लेकिन अगेन इसकी मैथ क्योंकि लोगों ने नहीं की, तो आइए चलते हैं ज़रा मैथ के ऊपर और देखते हैं कि एग्जैक्टली पाकिस्तान में ये जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं इनका रियल इम्पैक्ट है क्या। अच्छा, अब ये जो डेटा सेंटर्स हैं ना, ये जो बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर ये सारे के सारे कंप्यूटर्स होस्टेड हैं, इनको कूल डाउन करने के दो तरीके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी की सारी रिक्वायरमेंट कूलिंग की है, और वो कूलिंग दो तरीकों से की जा सकती है। पहला ये है कि एक ओपन सिस्टम है जिसके अंदर पानी आता है, वो जाकर के समझ लें पाइपों के थ्रू गुजरता है, और जैसे जैसे वो गर्म होता जाता है वो इवेपोरेट होता जाता है, और पानी जो है वो एसेंशियली हवा में लूज हो जाता है, और आपको जो डेटा सेंटर है वो ठंडा हो जाता है। इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल एवरेज अगर 1000 गैलन ऑफ वाटर इनपुट होता है ना, तो ऑलमोस्ट 80 टू 90% वाटर इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि पानी इसमें इवेपोरेट हो रहा है, टॉक्सिसिटी नहीं फैला रहा। ये नहीं कर रहा कि पानी आ रहा है वो आके उसके अंदर कोई केमिकल्स मिल रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री बहुत सारी होती है उसके अंदर वाटर यूजेज के अंदर पानी गंदा होता है, पानी टॉक्सिक होता है, पानी ज़ाया हो जाता है। इस केस के अंदर पानी इवेपोरेट होकर हवा में चला जाता है, जो कि ज़ाहिर है हमारे लिए अगर उस पानी को हम कहीं और इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हमें दुःख हो रहा है कि यार ये पानी हमारा वेस्ट हो रहा है। दूसरा जो तरीका है कूलिंग का, वो क्लोज्ड लूप सिस्टम्स हैं, जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर पॉपुलराइज हो रहे हैं, और ऑलरेडी जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि यार डेटा सेंटर्स तो बहुत ज़्यादा पानी को इवेपोरेट कर देते हैं, उसका सोल्यूशन ना सिर्फ मार्केट में आ चुका है बल्कि अब वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। ज़ाहिर है वो कंपैरेटिवली या रिलेटिवली ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसकी कॉस्ट के अराउंड भी काम हो रहा है कि उसको आहिस्ता घटाया जाए और कम किया जाए। लेकिन क्लोज्ड लूप सिस्टम क्या कहता है, जो कि शायद आप लोगों में से किसी के घर के अंदर वो एक हीटिंग का सिस्टम लगा होगा, जो कि पानी एक जगह पे हीट होता है, वो पाइपों के थ्रू गुजरता है, उसकी वजह से फर्श भी गर्म हो जाता है, उसके साथ फिर वो एक रेडिएटर में जाता है, सारे पाइपों के थ्रू गुजरता है, और जब उस रेडिएटर से पानी गुजरता है तो हीट आहिस्ता आहिस्ता कमरे में जाती है। आप लोगों ने देखा होगा वाइट रंग के वो लगे होते हैं कोनों के ऊपर, उनको आप नॉब्स के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से वो हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कूलिंग के लिए भी एक क्लोज लूप सिस्टम इस्तेमाल हो सकता है, जिसके अंदर पानी जाता है बाहर, वो जाकर के हवा के इनफ्लो आउटफ्लो से वो ठंडा होता है, ठंडा होकर वापस वो सिस्टम में आता है, और सिस्टम में आकर के वो अपनी हीट ले लेता है। गाड़ियों के अंदर भी बाय द वे सिमिलर मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहा होता है। जो आप पानी भरते हैं ना, जो ठंडा करने के लिए कूलेंट भरते हैं, वो भी इसी तरीके से इंजन के इर्द गिर्द घूम रहा होता है और इंजन को ठंडा रखता है। तो क्लोज लूप सिस्टम्स अब डिप्लॉय हो रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 5% वाटर यूज़ करते हैं, यानी कि 1000 गैलन आपने पानी डाला, उसमें से 5% या 5 गैलन जो है वो इवेपोरेट हो गया, बाकी पानी जो है वो उसके अंदर घूमता रहा। और इसकी वजह से जो टोटल इनपुट ऑफ वाटर है वो इतनी मिनिस्क्यूल हो जाती है कि कॉन्वर्जेशन ही खत्म हो जाती है। तो अगेन अब हमने एक नैरेटिव उठाया, एक नारा उठाया, कहा जी ये जो डेटा सेंटर है ये पानी खा जाता है। इसमें कौन सा डेटा सेंटर है, कौन सा वो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो पानी इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो पानी खा रहा है नहीं खा रहा, क्या वो जो पानी खा रहा है वो इतना अमाउंट है कि उससे हमें रियल इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अब अमाउंट कितनी खा रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी ये याद रखिएगा, ये जो डेटा सेंटर ये वाला बना है ये 8.5 मेगावाट का है, ठीक है। दुनिया भर में इस वक्त गीगावाट वाले डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। 1 गीगावाट 1000 मेगावाट होता है तकरीबन। तो इस वक्त ये जो 8.5 मेगावाट वाला है इसको साइड पे रखें, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 1 गीगावाट ऑफ डेटा सेंटर्स लग जाते हैं, जो कि तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर के लगते हैं। तो पाकिस्तान इतना जल्दी ना सिर्फ लगा सकता है बल्कि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। बट अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम बहुत रईस हैं, और हमने 1 गीगावाट ऑफ डेटा सेंटर्स पाकिस्तान में लगा दिए हैं, और हम हैं भी क्योंकि पाकिस्तानी और हम हैं भी सस्ते, तो हमने सबसे गंदा, सबसे इनएफिशिएंट, सबसे ज़्यादा पानी खाने वाला डेटा सेंटर जो है वो हमने पाकिस्तान में 1 गीगावाट का लगाया है। अब दैट इज़ 100 टाइम्स मोर देन व्हाट वी हैव टुडे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिएगा। और अगर हम वो लगा भी लें तो टोटल जो उसमें वाटर कंजम्पशन है ना, पूरे पाकिस्तान की वाटर कंजम्पशन में से इट इज़ 100th ऑफ 1%। ये 1% नहीं, यानी कि 100% में से 1% आपकी टोटल 1 गीगावाट ऑफ डेटा सेंटर खा जाएगा। 1% का 100th यानी कि 0.01%। और 1 गीगावाट इज़ इनफ राइट नाउ कि आपके पूरे पाकिस्तान की जितनी भी एआई टोकन्स की रिक्वायरमेंट है ना, पूरे पाकिस्तान की, उसमें आपको लेट्स से कॉलिंग एजेंट्स चाहिए हैं, उसमें आपको जो है वो कॉन्वर्जेशनल एजेंट्स चाहिए हैं, किसी किस्म का भी आपको एआई का काम पाकिस्तान में इस वक्त करना है ना, जितनी डिमांड इस वक्त एग्जिस्ट करती है उससे वो फार एक्सीड करता है। उसके बावजूद पाकिस्तान का टोटल वाटर यूजेज जो है वो 0.01% होगा। तो पाकिस्तान में एक्चुअली बहुत ज़्यादा पानी है, पाकिस्तान में मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो मैंने प्लान की हुई है, अगेन इसी हफ्ते में आ जाएगी आपके पास। लेकिन
जो एक्चुअल नेट यूसेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल वो बहुत मिनिस्क्यूल है। और ये तो 1 गीगावाट का मैंने आपको बताया, 8.5 मेगावाट में तो कुछ भी नहीं होगा। और ये मैंने आपको बताया अभी थर्स्टी जो रिडंडेंट तरीका है उसके थ्रू। अगर आप क्लोज लूप सिस्टम्स लगाना शुरू कर देंगे, ये कंजम्पशन मज़ीद कम होगी। ज़ाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान जो ज़्यादा डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है, जो आपका ये स्काई 47 वाला भी है, ये गालिबन ZTE के साथ पार्टनर्ड है। जो गुल अहमद वाला है वो हवावी के साथ पार्टनर्ड है। ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा कटिंग एज काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि हम लोगों ने एनवीडिया का सुना हुआ है, हमने और बहुत सारी सही कंपनीज़ का सुना हुआ है, लेकिन चाइना के अंदर जो लीडिंग इस वक्त ग्राफिक्स कार्ड प्रोवाइडर्स हैं या जो AI के टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है वो हवावी है, जो कि गुल अहमद के साथ बिल्ड कर रहा है। फिर इसी के साथ साथ चाइना बहुत एग्रेसिवली हार्डवेयर साइड के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि दुनिया में ना टोटल जो सिलिकॉन चिप्स बनती हैं वो भी 1, डेढ़, 2 जगहों पे बनती हैं। और प्राइमरीली वो ताइवान के अंदर TSMC के नाम से एक कंपनी है, जो कि एप्पल की, सैमसंग की, हर किसी की चिप्स जनरली वो बनाती है। लेकिन वो जो TSMC है वो चिप्स बनाने की जो मशीन है वो खुद एक और कंपनी से खरीदती है, जो कि ASML है, नीदरलैंड्स में एक कंपनी है। मेरी इनफैक्ट एक पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, रिसेंटली उनसे कॉन्वर्जेशन भी हुई। और उसके ऊपर क्या मेरी बात हुई, बहुत मज़े की बात हुई। उन्होंने पूरा बताया कि पाकिस्तान को किस तरीके से उस इकोसिस्टम में घुसना चाहिए है। तो वो मैं अगेन एक वीडियो में आपको बताऊंगा। वो जो एक सिंगल कंपनी है ASML, उसकी एब्सोल्यूट मोनोपोली थी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो मशीन्स बनाने के लिए, जिस मशीन से इवेंचुअली चिप्स बनती हैं। चाइना ने अभी लास्ट वीक के अंदर अनाउंस किया है कि उन्होंने एटलीस्ट 2 कंपनीज ऐसी हैं जिसके ऊपर वो तोनखेप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो तमाम मशीन्स जो हैं वो इन हाउस बनाना शुरू कर रहे हैं। और इवेंचुअली उनका प्लान ये है कि वो ये मशीन्स इवेंचुअली दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज़ को बेचेंगे भी। तो ऑलरेडी हार्डवेयर साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये जो पानी का मसला है, अगर ये पानी का मसला है भी, तो ये डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। मज़ीद पानी की यूसेज कम होगी। तो ये जो पूरा नैरेटिव है ना कि डेटा सेंटर्स ड्रिंक वाटर, ये शायद होगा, इस वक्त होगा, अमेरिका में होगा, लेकिन इट्स नॉट अ नैरेटिव जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा, पहला। दूसरा, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। येस, आप उठाते हैं और एक डेटा सेंटर थरपारकर में लगा देते हैं और आप कहते हैं कि यार वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, और आप वहाँ के लोगों का पानी ले करके ग्राउंड वाटर निकाल के आप सारा डेटा सेंटर को दे देते हैं। गलत बात है, क्योंकि उस रीजन के लिए रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल वो सारा का सारा डेटा सेंटर लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न पाकिस्तान में लगाते हैं, आप ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे पानी अबंडेंटली अवेलेबल है, कोई ऐसी मसला नहीं है, उस पूरी विसिनिटी के अंदर कोई वाटर स्कार्सिटी नहीं है, तो नेट के ऊपर पाकिस्तान का टोटल जो वाटर है उसका फ्रैक्शन भी ये डेटा सेंटर्स नहीं इस्तेमाल करे, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। साथ ही ये डॉन का आर्टिकल है, फिर उसने बात की ग्रिड की। उसने कहा कि जी आयरलैंड के अंदर 24% उनका जो ग्रिड है वो अब डेटा सेंटर्स की नज़र हो चुका है। पहली बात तो ये है कि आयरलैंड जो है वो एक लीगल टैक्स ज्यूरिसडिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा उसने फेसबुक और गूगल और इन सब के डेटा सेंटर्स बनाए। और आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप लोग फेसबुक वगैरह में फ्रीलांसर टाइप्स हैं, तो हमेशा जो बिलिंग होती है ना वो आयरलैंड में होती है, क्योंकि अगर वो बिलिंग अमेरिका में होना शुरू हो जाए, सारा पैसा अमेरिका में आएगा, तो उसके ऊपर ठीक ठाक फेसबुक को टैक्स पड़ेगा, तो वो आयरलैंड में जाके करते हैं। अब आयरलैंड एज अ कंट्री वो अपने लोगों के लिए नहीं सर्विस कर रहे, वो पूरी दुनिया के डेटा को सर्विस कर रहे हैं। तो जाहिर है कि उनकी 24% इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे इस्तेमाल होती है, और जैसे जैसे वहाँ पे डेटा सेंटर्स डिप्लॉय हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी बढ़ रही है। अब ये प्राइस इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि आयरलैंड में ग्रिड यूटिलाइजेशन 100% है, तो जब डेटा सेंटर्स मजीद डिमांड लेकर आते हैं तो प्राइस बढ़ती है। पाकिस्तान में इस वक्त ग्रिड यूटिलाइजेशन 1/3 है, यानी कि 45,000 हमारी टोटल पैदावार की कैपेसिटी है, और हम 15 से 25,000 इस्तेमाल करते हैं। तो जो बाकी पूरी पूरी इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट हो रही है, ज़ाया पड़ी हुई है, मतलब वो बन नहीं रही, लेकिन वो कैपेसिटी ज़ाया हो रही है, और उसके ऊपर आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ रही हैं। तो हमारे लिए तो इस वक्त जितना कोई आता है सिंगल बायर, खासकर जो कि एक जगह पे बैठ के ठीक ठाक बिजली इस्तेमाल कर सकता है, उसके ऊपर उसका फुल रेट दे सकता है, और ओवरऑल जो कैपेसिटी पेमेंट है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये एक्चुअली अच्छा है हमारे लिए। हमारा ओवरऑल जो कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका यूनिट एक्चुअली सस्ता होना शुरू होगा। हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट की जो लानत हम पे पड़ी हुई है वो डेटा सेंटर्स जेन्युइनली आके सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड फॉर द गवर्नमेंट, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इतने सारे लोगों के घरों में जाकर के, वो आपके क्या होते हैं, मीटर लगाते हैं, मीटर लगा के उसकी कलेक्शन होती है, उसमें बहुत सारे लोग कलेक्शन नहीं देते, उसकी वजह से ज़ाहिर देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट। यहाँ पर आपको एक सिंगल बायर मिलता है, वो 50 मेगावाट 100 मेगावाट आपसे खरीद लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, और आपको सारा का सारा पैसा डायरेक्टली मिलता है वर्ल्ड क्लास रेट्स के ऊपर। और साथ ही जब आपने बिजली के बारे में सोचना है ना, तो आपने ये याद रखना है कि पाकिस्तान में अगर आज 46,000 मेगावाट की बिजली है, और अगर हम इस बिजली को किसी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते होते,
तो हमारा तो मसला ही ख़त्म हो जाता है। जो हमारी इस वक़्त कैपेसिटी फ़ारिग पड़ी हुई है और उसके ऊपर हमें पेमेंट्स करनी पड़ रही हैं, तो हम इसको आराम से एक्सपोर्ट कर देते हैं, आगे-पीछे किसी को दे देते हैं। मसला ये है कि हमसे कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि जो एक्चुअल बिजली के यूज़र्स हैं, अब अफ़गानिस्तान जो है उससे हमने फड्डा कर लिया, हम भी कोई अजीब किस्म के सियाणे हैं, लेकिन उनकी यूसेज इतनी ज़्यादा नहीं है। ईरान ऑयल में सेल्फ सफिशिएंट है, तो वो अपनी बिजली भी खुद से सस्ते में प्रोड्यूस कर लेता है। सेंट्रल एशिया सारी की सारी सस्ती बिजली हाइडल से और गैस से प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया से अगेन हमारा फड्डा है और इंडिया को शायद चाहिए भी नहीं है हमारी बिजली। तो ऐसा हम बिजली को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप क्या था? हम उस बिजली को इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट्स बना के उनको एक्सपोर्ट करें, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने एक अपने सर पे कुल्हाड़ा मारा, गोली चला दी कि जी डॉलराइज़ कर दिया उस पूरी इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से आपकी बिजली महँगी होगी, तो आपकी एक्सपोर्ट्स अनकम्पेरेटिव हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि हमें पता है कि जब इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन होगा, तो जो एआई का बॉटलनेक है वो पावर है। आप इस वक़्त डेटा सेंटर धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं, आप उसके अंदर जो पावर उसको फीड कर रहे हैं, क्या आपके पास इनफ पावर अवेलेबल है? नहीं। अमेरिका के अंदर ऑलरेडी स्ट्रेस पड़ना शुरू हो गया है। डेटा सेंटर्स की वजह से बिजली के रेट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं और प्रोजेक्टेड है कि मज़ीद अगले 3-4 साल के अंदर ये रेट्स मज़ीद बढ़ेंगे। और सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं, जहाँ-जहाँ पे डेटा सेंटर्स डिप्लॉय होंगे, ज़ाहिर है वहाँ पर इतनी स्पीड से पावर प्लांट्स नहीं लग रहे। तो चूँकि बॉटलनेक एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी की प्राइस बढ़ेगी। अब जैसे ही एनर्जी की प्राइस बढ़ेगी, हमारे पास ये अपॉर्च्युनिटी आएगी कि हम उस एनर्जी को टोकन्स में कन्वर्ट करें और टोकन्स ग्लोबली बेचें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टोकन्स के लिए आपको कोई बाउंड्री से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में अच्छी बैंडविड्थ के साथ कनेक्टेड हैं और आप वो कंप्यूट बेच सकते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली चीपेस्ट कंप्यूट विल सेल। और चीपेस्ट कंप्यूट किस तरीके से बनेगा? ज़ाहिर है हमारी ह्यूमन लेबर कॉस्ट कम है, हमारी इवन कंस्ट्रक्शन ही कॉस्ट कम है। अगर हम अमेरिका में कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं वर्सेस हम पाकिस्तान में कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो पाकिस्तान में हमें कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम पड़ती है। प्लस चाइना से प्रॉक्सिमिटी की वजह से अगर हम वाकई कोई अच्छा हार्डवेयर ले लेते हैं और हमें सस्ते में मिल जाता है, तो उसकी भी अपसाइड है। तो देयर इज़ अ वेरी रियल बिजनेस केस टू बी मेड हियर, जिसके अंदर जो हमारा एनर्जी का प्रॉब्लम है उसको एक्चुअली हम सॉल्व कर सकते हैं, रादर देन थिंकिंग कि जो दुनिया के बिजली के मसले हैं, क्योंकि दुनिया फुल कैपेसिटी पे चल रही है, उनके यहाँ बॉटलनेक है इस वक्त, तो उनके बिजली के मसले हम एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं अगर हम डेटा सेंटर्स लगाएं और हम दुनिया को बेचें और अपनी जो एक्सेस कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करें इवेंचुअली टू अ पॉइंट वेयर आज जो हमें गवर्नमेंट को मसला हो रहा है ना, वो कह रहे हैं कि यार हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस कैपेसिटी पड़ी है, हमने सोलर को नेट मीटरिंग पे नहीं लेकर आना। अगर हमारी एक्सेस कैपेसिटी फाइनली फुलफिल होना शुरू हो जाए, तो हम फिर सोलर को भी ग्रिड में लाना शुरू होंगे, उसके अंदर एफिशिएंसी ड्राइव करेंगे, ओवरऑल नेट कॉस्ट ऑफ एनर्जी को रिड्यूस कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से बजाय इसके इसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, इसको डीपर जाके देखा जाए, इसको नुआंस के साथ, फर्स्ट प्रिंसिपल्स के साथ समझा जाए, परखा जाए। और अगेन जो हम हमेशा करते हैं कि पहले फ़ियर बेचते हैं, और फ़ियर बेचने की वजह से आम आदमी जो है ना, वो पहले ढिंढोरा पीटना शुरू कर देता है कि यार ये तो कोई कंस्पिरेसी हो रही है, ये हमारे साथ कोई यहूदी साजिश हो रही है। और फिर 30 साल बाद वही लोग सारे मुड़ के देखेंगे, कहेंगे यार उस टाइम के ऊपर पता नहीं हमने क्या किया। और फिर जब लिटरली होगा ये कि आप फ्री मार्केट को ना गला घोंट देंगे, आप कहेंगे कि रेगुलेशन ले आओ, फ्री मार्केट कोई डेटा सेंटर ना लगा पाए, उससे पानी नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट आएगी और आके कहेगी सॉवरेन एआई, आर्मी और एयरफोर्स के लिए सिर्फ लाइसेंस्ड डेटा सेंटर्स आएंगे, और फिर वो एक मुआहिदा करेंगे, कहेंगे जी डॉलराइज्ड इसके ऊपर जो है ना टोकन बेचे जाएंगे। और इसके अंदर कोई स्टूपिड किस्म का जो हमारा पावर जनरेशन का मसला हुआ था, वो फिर इसके अंदर भी आ जाएगा। अगेन इसके ऊपर मैं डिटेल में जाऊंगा ये अगली 3-4 वीडियोस के अंदर कि ये पूरी टोकन की इकोनॉमिक्स है क्या और इससे हमें क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकते हैं। लेकिन खुदा का वास्ता है जस्ट एक पॉपुलर नैरेटिव ना लें, पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा उसको पढ़ें और एक अच्छी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन या रेवोल्यूशन जिससे पाकिस्तान को 4 चांद लग सकते हैं, हम इस बार आगे हैं। हमारे पास इस वक्त पूरा इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, हमारे पास फ्रीलांसर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम है, हमारे पास एप्लीकेशन का इकोसिस्टम है। खुदा का वास्ता है उसके ऊपर इस किस्म की जो है ना, वो न्यूयॉर्क के जो आर्टिस्ट टाइप लेफ्ट विंग लोग हैं जिनके आप नैरेटिव लेकर आते हैं और फिर पाकिस्तान में आके पूरी कॉन्वर्सेशन ख़राब करते हैं, वो ना करें। अगेन मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूँ, बट डेटा बैक्ड करें। जो भी बात करनी है आपने, अगर इसको अपोज करना है तो आप कहें कि यार ये देखो ज़रा एग्जैक्ट कितना पानी वो इस्तेमाल कर रहा है, उस पानी के अंदर कितना नुकसान हो रहा है इर्द गिर्द का। अगर नुकसान नहीं हो रहा आप खामोश हो जाएंगे, लेकिन हवाई फायर ना करें, उससे आपको नहीं पता बट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान होता है और लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। खैर वीडियो को यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। इस बात को आपको समझना ज़रूरी है कि भाई मुज़म्मिल को क्या ऐसा पड़ा कि वो एक अपना काम कर रहा है, क्लाउड के ऊपर बैठ के एजेंट्स बना रहा है, वो आके एक मैक्रो की बात क्यों कर रहा है? वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, इसको हम सीरियसली नहीं ले रहे। डेटा सेंटर है, ठीक है, वॉटएवर, चल गया नहीं चल गया, बट एक्चुअली ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, ये हमारी सस्टेनेंस का सवाल है। क्योंकि इससे पहले मैं बार बार आपको बताता हूँ, इकोनॉमी इज इक्वल्स टू लेबर, एनर्जी, रॉ मटेरियल एंड इंटेलिजेंस।
हमने ऑलरेडी एनर्जी के साथ एक बहुत बड़ा हाथ किया, हमने उसको डॉलराइज़ कर दिया और उस डॉलराइज़ेशन की वजह से आज तक हमारा बॉटलनेक एनर्जी है। हम कहीं पे ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बिजली डॉलराइज़्ड है। वो जैसे-जैसे हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, हमारे लिए बिजली खरीदना मुश्किल हो जाता है, आम कंज़्यूमर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सब लोगों के लिए। अब हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में इज़ाफ़ा होने लगा है, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, अगर हमने डेटा सेंटर अपने नहीं बनाए, तो हम फिर से इसको डॉलराइज़ करेंगे, हम रेंट करेंगे, हम आज भी रेंट कर रहे हैं, हम टोकन भी रेंट करते हैं, हम उसके ऊपर मॉडल भी रेंट करते हैं, हम उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर भी रेंट करते हैं। जब तक हम लोकल डेटा सेंटर नहीं लगाएँगे, उसके ऊपर हम चाइना का ओपन सोर्स मॉडल लें, उसको डिप्लॉय करें, उसको डिप्लॉय करके फ्री अनलिमिटेड टोकन्स पीकेआर पैक्ड आप पाकिस्तानियों को बेचें, कोई मसला नहीं है। और मैं अगली वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के अंदर टोकेनॉमिक्स के ऊपर एक आपको समझाऊँगा कि उसकी इकोनॉमिक्स का हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या है। बट समझना आपने ये है कि हमारे लिए एक लाइफ़लाइन की तरह है, एक बड़ी महँगी चीज़ है और दुनिया में इस वक़्त जो दुनिया के बड़े हैं, वो सारे इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे यार हमारी तो इतनी ना औकात है, ना हमारे पास इतना पैसा है, हम क्यों इसके अंदर घुसें? लेकिन एक दफ़ा पहले भी पाकिस्तान इस तरह की चीज़ के अंदर घुसा था, जब हमने न्यूक्लियर के अंदर कदम रखा, हमारे लिए वो एक सर्वाइवल की चीज़ थी और इट वाज़ वेरी कॉस्टली। आई थिंक मैं नंबर इसी वीडियो के लिए देख रहा था, अराउंड 1.1 बिलियन डॉलर्स आई थिंक सालाना हमारा खर्च हो रहा था उस टाइम के ऊपर। कोई इसके ऊपर ज़ाहिर है एस्टिमेट्स हैं, कोई एक्चुअल वो नंबर कब गवर्नमेंट ने कभी पब्लिश नहीं किया। बट जो टोटल अर्ली डेकेड से उसमें 3.2 बिलियन डॉलर्स का एक्चुअली नंबर है, जो कि कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का एक पेपर है, उसने साइट किया। अब ये 70s 80s के अंदर आप समझ लें कि 3.2 बिलियन डॉलर्स बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। लेकिन हमने नारा लगाया, हमने कहा जी हम घास खा लेंगे लेकिन हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएँगे और उसकी वजह से आज हमारे पास जो है ना, पाकिस्तान के पास कुछ है कि नहीं है, एक चीज़ है, वो बार-बार नाम आता है जी, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। क्योंकि कोई हमें एटलीस्ट, चाहे हम जितने भी बास्केट केस हों, हमें कोई हमारे ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता क्योंकि उसको डर कहीं न कहीं लगा रहता है कि भैया इनके पास न्यूक्लियर है। तो हमारे पास एक लाइफ़लाइन है, एक वाइल्ड कार्ड है। इसी तरीके से आज की तारीख के अंदर हमें कहीं न कहीं देखना होगा कि हम कहाँ से पैसे बचाएँ, हम किस तरीके से अपने पैसों को कंसोलिडेट करें और हम एक ऐसा इकोसिस्टम नर्चर करें, जहाँ पर हम सॉवरेन एआई और सॉवरेन डेटा सेंटर इकोसिस्टम बिल्ड कर सकें। क्योंकि उससे मैं आपको बारहा बता रहा हूँ और आगे वीडियोज़ में बताऊँगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और अगर आपने नहीं किया, तो अगली कॉलोनाइज़ेशन की वेव आने वाली है और यही चीज़ आपको कॉलोनाइज़ करेगी, आपको सब्जुगेट करेगी। जो अगला पेट्रो डॉलर है, जो कि आपको लिटरली अगले 50 साल के लिए जो है ना, गला घोंट के ज़मीन पे रखे रखे रहेगी और अमीर आदमी अमीर होता रहेगा और मैसेज का कोई ₹1.5 का भला नहीं होगा इस एआई एवोल्यूशन के अंदर। वो ये है कि जी हम अपना सिस्टम ना बिल्ड करें और हम इस पे रेंट पे जाएँ। खैर, यहाँ पर मैं वीडियो खत्म करता हूँ। देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी। आप देख रहे थे दिल की बात और मैं आपसे मिलता हूँ कल की वीडियो के अंदर।